Hey everyone, welcome in CLAT Point and let's start today's the Hindu news discussion जो कि CLAT, ALET, CLAT PG, LSAT एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग चाहें तो क्लैट पॉइंट के जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे कि क्लैट पॉइंट का हमारा जो विजेता बैच है क्लैट 2023 के जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, क्लैट पीजी के लिए भी हमारे पास बैच है जो 2023 में देंगे, उनके लिए अचीवर्स बैच है। एनालिसेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप डी एल की तैयारी कर रहे हैं, आपको इनमें से किसी भी एग्जाम्स के मॉक्स चाहिए, आप 2024 में इनका अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जिन भी कोर्स में आपको इनरोल करना है उसकी जाके आप डेमो देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए भी सैम्पल मॉक्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उनको देख के मॉक टेस्ट में भी इनरोल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट रहता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जो है हमारी टीम से रीच कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन। द हिंदू ने गाइस करी है एक नई अपडेट क्या करी है कि देखिए थोड़ा सा इन्होंने ना डिज़ाइन चेंज कर दिया है और अच्छे के लिए किया है। अगर ये परमानेंट किया है तो ये अच्छा है, क्योंकि इतने दिन से एक ही एक पढ़ के ना थोड़ा सा बोरियत सी हो गई थी। अब कुछ थोड़ा सा अलग टाइप से किया है तो देखने में अच्छा लग रहा है। अब आज के देखो जो आर्टिकल्स आपको हमको डिस्कस करने हैं, सबसे पहले यहाँ पे द हिजाब केस एंड द इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था तो मैंने आपसे कहा था कि जब कोई एडिटोरियल आएगा तो हम डिटेल में फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। ऑल दो पॉइंट्स वही हैं जो हमने कर्नाटका वाले टाइम पे देखे थे, बट रिवीजन करना जरूरी है तो वो भी लेंगे, प्लस कुछ जो अभी नया इसमें अपडेट आया है वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, इट्स द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर सफरिंग। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे काम के पॉइंट्स यहाँ से निकल रहे हैं। द बेस्ट ऑफ 4 एक स्पोर्ट्स न्यूज़ है, पढ़ लीजिएगा। नोइंग द किलर ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है, इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें देखो क्या है, ओपिनियंस हैं। ओपिनियंस मतलब ऐसे हैं कि किस चीफ जस्टिस के कार्यकाल में क्या क्या दिक्कतें रहीं, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एज ए लॉ एस्पिरेंट और लॉ की फील्ड से रिलेटेड आप लोग हो तो इसको पढ़ सकते हो। और इसको पढ़ के कोई थॉट प्रोसेस अपनी ऐसी मत बना लेना, क्योंकि देन ये अगेन जो लिख रहे हैं उनका ओपिनियन है, तो जरूरी नहीं है कि वो ओपिनियन आपको भी सही लगे, पर पढ़ सकते हो। उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स भी लिखे हैं जो आपके काम के हो सकते हैं, तो ये आप अपने एंड से पढ़ सकते हो। इसको मैंने इस पीडीएफ में लगा दिया है, आप डाउनलोड करके पीडीएफ से रीड कर लेना। ठीक है, चलिए तो पहला आर्टिकल जो है वो है द हिजाब केस एंड द इसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन। अभी मैटर क्या हुआ है, देखिए मैटर ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आ गया है। कर्नाटका हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आपको याद है, जिसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हिजाब पहनना जो है इट्स नॉट एन इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, और फिर उसके बाद जो है वर्डिक्ट अपना दिया था। फिर ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था। तो पहले तो मेरा क्वेश्चन ये कि कर्नाटका के अंदर जो ये केस था इसका नाम क्या था। हमने बहुत बार डिटेल में पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जज की बेंच बैठी है वो 2 जजेस की बैठी है इस मैटर को देखने के लिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड सुधांशु धूलिया। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। ये क्लैट यूजी वालों के लिए इतने नाम का इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, लेकिन जो पीजी में हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अगर देख रहे हैं इस सेशन को तो आपके लिए नाम का है। बाकी जो यूजी में वो ध्यान रखें 2 जजेस की बेंच है और इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो ये 2 जज की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, ये आर्गुमेंट सुनने की कोशिश कर रही है कि कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो सही है कि गलत है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था और 3 पॉइंट्स पे उन्होंने चीजें रखी थी। पहली देखो उन्होंने रखी थी, फर्स्ट जो उनका पॉइंट था वो ये था कि हिजाब जो है ये नॉट एन इसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। ठीक है, दूसरा इनका पॉइंट था कि देयर एग्जिस्ट नो सब्सटेंटिव राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रीवीसी इनसाइड अ क्लासरूम, क्योंकि बात होती है ना क्लासरूम में सेम यूनिफॉर्म होनी चाहिए सबकी। थर्ड जो था वो ये था कि बैन डिड नॉट स्टीम डायरेक्टली आउट ऑफ गवर्नमेंट्स ऑर्डर विच ओनली कॉल्ड फॉर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट और स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। तो ये 3 जो पॉइंट्स रखे गए थे कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा, इसी के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगी एक एक पॉइंट्स को कि यार ये सही थे कि नहीं थे। आपको आई होप समझ में आ गया होगा सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश थी कि बैन डिड नॉट स्टीम डायरेक्टली आउट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा तो ऑर्डर था नहीं कि उसको उल्लंघन कर रहा है, या गवर्नमेंट का भी मेन यही तो ऑर्डर है ना कि भाई स्टेट और स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म ड्रेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होनी चाहिए। तो भाई अगर कोई हिजाब पहनेगा तो यूनिफॉर्म ड्रेस कोड कैसे हो जाएगी, तो वो वाली चीज़ को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए फैसला दिया गया था कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा।
अब थोड़ा सा लॉस पढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये तो आपने अभी क्या चल रहा है वो जाना, हिजाब को लेके जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत पहले से है, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन आपको देता है। और जब भी हिजाब के ऊपर बवाल होता है तो ये आर्टिकल कोट किया जाता है कि भाई ये आर्टिकल 25 सब क्लॉज 1 का वायलेशन हो रहा है अगर हिजाब को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि एवरीबडी हैज़ फंडामेंटल राइट कि भाई वो जो है वो प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, तो ये वाली चीज़ है। लेकिन देन हर फ्रीडम, जैसे फंडामेंटल राइट्स आपको पता है कि कम्स विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, तो ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। देखो ये ना ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में फंसा दिए जाते हैं, ध्यान से सुन लेना कि किन किन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो वो ग्राउंड्स ना एज इट इज क्योंकि हमारे यहाँ लिखे हुए हैं तो उस पर क्वेश्चन बन जाता है कि भाई ये ऑप्शन गलत है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो ध्यान रखना। जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गया, डिसेंसी हो गया, मॉरलिटी हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। अभी अदर स्टेट इंटरेस्ट थोड़ा सा ब्रॉड चला गया, पता ही नहीं कि अदर स्टेट इंटरेस्ट क्या है। अब मैंने यहाँ पे देखिए कुछ शब्द बोले थे, तो इसका मतलब क्या है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, inner freedom of an individual to mold his relation with God or creatures and whatever way he desires. Right to profess क्या है, declaration of one's religious belief and faith openly and freely। देखो यार वीडियो अगर देखते हो आप लोगों को यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट किया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स जो हैं उनको समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अपने एंड से कर दिया करो, है ना। और शेयर कर लिया करो आपके जानने पहचानने में, अगर कोई क्लैट CUET इन सब की तैयारी कर रहा है, हिंदू तो सबके काम में आएगा। राइट टू प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजन, वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज एंड एग्जीबिशंस ऑफ बिलीफ्स एंड आइडिया। राइट टू प्रोपोगेट क्या होता है, ट्रांसमिशन एंड डिसमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर और एक्सपोजिशन ऑफ टेनेंट्स ऑफ वन रिलीजन। ठीक है, तो ये आपके 4 हो गए। सब मिला के देखो इनको मैं अगर एक समराइज वे में आपको कह दूं कि एवरीबडी हैज देयर फंडामेंटल राइट कि वो जिस भी रिलीजन को जिस भी तरीके से मानना चाहे, वो इंटरनली एक्सटर्नली वो जिस भी तरीके से पूजा करना चाहे, जिस भी तरीके से वो अपने रिलीजन्स के बिलीफ को मान के उसके जो भी चीज़ें हैं उसको फॉलो करना चाहे, तो उसके पास फंडामेंटल राइट है, कोई उसको स्टॉप नहीं कर सकता। तो ये वाली राइट जो हैं वो ये हैं। फिर क्या हुआ, ये बवाल ना बहुत समय से चल रहा था, सिर्फ हिजाब का नहीं, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस जो समाज में क्वेश्चन आ जाता था कि यार ये रिलीजन में है कि नहीं, ये गलत है यार, इसको नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने विद टाइम ना एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसका नाम रखा इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट रखा ना, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर ये करती है कि ये देखती है कि भाई ये जो पर्टिकुलर चीज़ करी जा रही है क्या ये आपके रिलीजन के अंदर इसेंशियल है, नहीं है तो फिर इसको रोक दिया जाएगा। 1954 में शिरूर मुट केस से ये आया था, नाम ध्यान रखिएगा भाई, शिरूर मुट केस 1954 से आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आप कह सकते हो कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। अब इसके कुछ एग्जांपल देखो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कॉन्सेप्ट है लगा कि कैसे कैसे वर्डिक्ट दिए हैं। तो 2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक आनंद मार्गा सेक्ट जो है उनके ऊपर एक वर्डिक्ट दिया कि भाई आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है टू परफॉर्म तांडव डांस इन पब्लिक स्ट्रीट्स। तो ये आपने एक एग्जाम्पल देखा। इसके बाद 2016 के अंदर एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे, मुस्लिम एयरमैन थे वो, उन्होंने बीएड अपनी रखी हुई थी। आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 जो है वो बीएड रखना प्रोहिबिट करता है अनटिल एंड अनलेस आपका रिलीजन इसको परमिट करता है। तो इंडियन एयरफोर्स से इनको बहाल कर दिया गया था कि भाई आपको दाढ़ी कटानी है, इन्होंने नहीं कटाई। इसके चलते हुए मैटर कोर्ट में गया, इन्होंने बोला कि यार मेरे रिलीजन की तरफ से इसेंशियल प्रैक्टिस है और आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन 1964 तो हाँ करता है कि अगर रिलीजन के तरफ से अगर इसेंशियल है। लेकिन कोर्ट ने पूरा सब कुछ देखने के बाद ये देखा कि इस्लाम जो है उसके अकॉर्डिंग बीएड रखना इज नॉट इसेंशियल प्रैक्टिस, तो फिर इसीलिए फिर इनके अगेंस्ट में फैसला गया था। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी। इसके अलावा हिजाब को लेके भी 2 वर्डिक्ट हमारे देश में हैं, जैसे केरला हाई कोर्ट के ही दोनों वर्डिक्ट हैं। एक का नाम है आमना बिन्त वशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें ये हुआ था कि देखिए सीबीएसई के एग्जाम के दौरान जो है हिजाब जो बच्चियां पहनती हैं, तो आपने मोस्टली देखा होगा फुल स्लीव्स होता है, तो उसमें क्या होता है ना फिर चीटिंग के चांसेस होते हैं, या कोई ने चिट छुपा लिया है, कुछ कर लिया, क्योंकि बाकी लोगों की चेकिंग हो जाती है लेकिन जिन्होंने हिजाब पहना होगा उनकी चेकिंग नहीं हो पाती है। तो फिर इसके लिए ये हुआ था कि आप एडिशनल मेजर सीबीएसई यूज़ कर ले ऐसे छात्राओं की जांच के लिए, पर हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगेगा। फिर एक केस आया था फातिमा तंसीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018।
इसमें इसमें केरला हाईकोर्ट ने ये पाया था कि कलेक्टिव राइट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, मतलब सीबीएसई का जो टोटल राइट है वो सुप्रीम है, वो प्राइमरी रखा जाएगा कंपेरेटिवली टू द इंडिविजुअल राइट ऑफ द पेटिशनर, जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था। तो मतलब जस्ट अपोजिट वर्डिक्ट आ गया था कि हिजाब नहीं पहनना भी जायज हो सकता है। केरला हाईकोर्ट का ये वाला वर्डिक्ट था। तो ये बेसिकली हमने इस पूरे मामले को अच्छे से डिटेल में जाना। इट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु आर सफरिंग। देखो कभी कभी ना द हिंदू के कुछ आर्टिकल्स मुझे बहुत अजीब लगते हैं, उसमें से एक ये है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली देखो इस आर्टिकल में कहा क्या जा रहा है, मैं आपको पहले थोड़ा सा इस आर्टिकल को समझा देता हूँ। देखो 2010 में क्या हुआ था, पाकिस्तान को मदद चाहिए थी, भारत ने पाकिस्तान की हेल्प करने की कोशिश करी कि भाई पाकिस्तान में अभी क्राइसिस चल रही है, हम सामान जो है आपके वहाँ पे चीज़ों को भेज रहे हैं। 2010 की ये सच्ची घटनाओं पे ये बता रहा हूँ मैं। तो पाकिस्तान ने उस समय ना हमारी हेल्प लेने से मना कर दिया, उनकी हालत ख़राब थी, स्टिल उन्होंने हेल्प लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप यूनाइटेड नेशन के चैनल से लाइए, हम डायरेक्टली इंडिया के हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, देखो पाकिस्तान की हालत बहुत खस्ता है, उनका 2/3 पोर्शन आई थिंक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि फ्लड में है, वहाँ पे 1400 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है। और देखो जो ऑफिशियल आंकड़े होते हैं ना वो हमेशा कम होते हैं, आप इसका डबल या थोड़ा सा ज़्यादा मान के चलो, ट्रिपल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। जो लैंड एंड ऑर्डर है पूरा बिगड़ा हुआ है। आप सिंपल एक चीज़ देख लो, प्याज टमाटर किसी भी देश में सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान रुपए के अकॉर्डिंग 500 रुपये पर किलो जो है वो टमाटर बिक रहा है, 400 रुपये पर किलो जो है वो प्याज बिक रहा है, समझ रहे हो। तो ये एक नॉर्मल जनता जो है इसको कैसे अफोर्ड कर रही होगी, ये भी एक क्वेश्चन का विषय है। तो ये सारी चीज़ें सब समझने के बाद ना ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ पाकिस्तान को हेल्प की नीड है, लेकिन अब इंडिया कितनी हेल्प कर सकता है कितनी नहीं कर सकता है वो एक डिबेटेबल इशू है। राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि इंडिया को ना अब ये नहीं सोचना चाहिए कि 2010 में आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी ये है कि इंडिया बाय द वे हेल्प करने जाए। अब इंडिया हेल्प करने जाए तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो गवर्नमेंट को मना कर दे कि इंडिया की हेल्प मत लो, तो फिर इंडिया का यहाँ पे जो हेल्प करने का जेस्चर होगा वो भी खराब हो जाएगा। तो इंडिया इसलिए हेजिटेट कर रहा है, राइटर ये कह रहे हैं। पर राइटर ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया को हेजिटेट नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मदद कर देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी है कि पाकिस्तान भी इंडिया से हेल्प मांग सकता है, क्योंकि जब स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर का ख़त्म किया गया था तो सबसे पहले ही पाकिस्तान की तरफ से ये आया था कि उन्होंने जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया से बंद कर दिया था। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया से बंद करने का नुकसान क्या है ना कि दुबई से भी सामान नहीं पहुंच पा रहा है पाकिस्तान, वो इंडिया के थ्रू ही जाता है पर नहीं जा पा रहा है। तो ये कुछ बहुत बड़े इश्यूज हैं, लेकिन सिर्फ इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि इंडिया ही हाथ आगे बढ़ाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्वीट किया था, एंड ऑफकोर्स यहाँ की जनता जो है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है, लेकिन इनकी सरकार को, इनकी आर्मी को भी तो समझना चाहिए कि हमारी जनता परेशान हो रही है, कम से कम अब हम इंडिया से थोड़ा सा जो हमारा बवाल है उसको रोकें और ये जो रोड ट्रांसपोर्टेशन में बैन लगाया था इसको खत्म करें, एटलीस्ट यही कर दें, तभी एक जेस्चर तो दिखेगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई जेस्चर है। तो ये वाली पूरी ये मसला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये था। अब राइटर जो है थोड़ा सा इन्होंने सारे पॉइंट्स भी रखे, लेकिन साथ में इन्होंने ये कहा है कि इंडिया को मदद करनी चाहिए, जो कि नो डाउट इंडिया को करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पहले थोड़ा तो अपने तरफ से जेस्चर दिखाए। अभी हम मदद भी करें वो मना भी कर दें, फिर तो क्या ही मतलब, फिर तो इंडिया की उल्टा हो गया कि भाई मदद करने गए तो उन्होंने लिया नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस आर्टिकल के थ्रू राइटर कहने की कोशिश कर रहे थे। ये वाला एडिटोरियल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आपको अभी आई थिंक अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। जब ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करोगे, जूम करोगे सेशन को, आपको यहाँ पे ये पीडीएफ अच्छे से समझ में आएगी। अदरवाइज द हिंदू आप लोग के यहाँ आता होगा तो आप देख सकते हो। थोड़ा सा ना द हिंदू का लुक जो है वो इंडियन एक्सप्रेस वाला हुआ है ना, ऐसे इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स होते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी। ये आर्टिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी जो है ना, या फिर ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं ये कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं। तो देखिए इनको बोला जाता है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनको ना आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है। थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना कि क्यों बोला जाता है, बाकी फिर मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप लोग भी अपनी तरफ से एफर्ट डालें, कुछ पढ़ें, कुछ समझें, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो सीखने का मज़ा आएगा। मैं ये सब बता दूंगा तब कैसे काम चलेगा। तो ये वाली चीज़ है। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा अभी कांग्रेस में चीज़ हुई है कि शशि थरूर भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। देखो इनडायरेक्टली सोनिया गांधी ने क्या कहा था कि अशोक गहलोत प्रेसिडेंट बन जाए, मैं ये चाहती हूँ। तो अशोक गहलोत तो थी, कोई अपोज भी नहीं कर रहा था। फिर शशि थरूर ने कहा मैं भी लड़ना चाहता हूँ।
तो अब जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है कांग्रेस के अंदर हो चुकी है। ऑल्दो सोनिया गांधी ने बोला है कि भाई हम लोग न्यूट्रल रहने वाले हैं, गांधी परिवार विल बी न्यूट्रल, पर ये तो देखते हैं आगे की क्या होता है। देखो इसमें सिंपल सी बात है, अशोक गहलोत जो हैं ये काफ़ी हद तक क्लोज आप बोल सकते हो सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के, एंड जो वॉट एवर दे विल से काइंड ऑफ ये उनकी बात अग्री भी करेंगे। शशि थरूर भी देखो इनके अंदर अपनी एस्पिरेशन है, ये खुद पीएम बनने की भी चीज़ें देखते हैं, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ गुड लीडर, ही इज़ अ गुड स्पोक पर्सन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके अंदर और काफ़ी अपनी सीट्स हमेशा जीतते आ रहे हैं। ऑल दो वो तो आपके गहलोत साहब भी कर रहे हैं, लेकिन शशि थरूर इज ऑल्सो जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर होने के कैंडिडेट्स की बात आती है, अगर एक जो इनके वाइफ वाला इंसिडेंट था उसमें भी इनको हरी झंडी मिली हुई है, उसके अलावा ऐसा कोई इन पर बड़े आरोप या कुछ चीज़ें लगी नहीं है। तो ये वाली चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट पैनल मीट्स लखीमपुर खेरी रेप विक्टिम स्किन। तो सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल बनी थी जो लखीमपुर खेरी के जो रेप विक्टिम्स थी उनके किन से जाके मिली हैं, ठीक है। सीएम डिड नॉट कीप वर्ड, केरला गवर्नर। तो केरल में तो प्रॉब्लम चल ही रही है, हमने लोकायुक्त वाला पूरा मसला देखा था, वहाँ पे एक और प्रॉब्लम के बारे में हमने काफ़ी दिन पहले पढ़ा था। देखो क्या होता है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है आपके स्टेट के अंदर, तो जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्टेट के अंडर वाली यूनिवर्सिटी, उसका हेड जो है ना वो गवर्नर होता है उस स्टेट का, मतलब वही डिसाइड करता है, वही वहाँ पे वीसी कौन बनेगा ये पोस्ट फिल करने में मदद करता है। लेकिन केरला में क्या हुआ है कि कुछ अमेंडमेंट लेके आए थे ये, ठीक है, यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2022, जिसमें बाईपास कर दिया गया था गवर्नर को, तो वही वाली कंट्रोवर्सी है। एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट 2022 वाली भी कंट्रोवर्सी आपको पता होगी। ऑल्दो वो तो सही है, जो लोकायुक्त वाला किया है वो हमने डिटेल में देखा है कि वो अच्छा किया है केरल की सरकार ने, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि जो बात है वो गवर्नर ही देखते हैं, तो यूनिवर्सिटी में मैटर में फिर केरल के जो सरकार है वो घुस रही है। तो बाइडेन वोज टू डिफेंड ताइवान एक्स बीजिंग। तो ठीक है, इसमें हेडिंग से समझ में आ गया होगा। पता है ऐसी न्यूज़ को ज़्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट मत किया करो, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको एग्जाम के काम का, ये हमें सब पता है यार। ताइवान को मदद कर रहा है यूएस, चाइना को बुरा लग रहा है ना, वही चीज़ इन्होंने 5 पेज में लिख दी होगी, क्या मतलब है। अनफेयर टू फोर्स वुमेन टू चूज बिटवीन रिलीजन एंड एजुकेशन। देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो है, आपको पता है ये संस्थान है जो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट इन सब पे बहुत बोलती है। तो एमनेस्टी इंडिया ने बोला है कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं को इंडिया में रिलीजन एंड एजुकेशन में से कुछ चुनना पड़ रहा है, जबकि दोनों साथ देना चाहिए। आप लोग भी अपने ओपिनियन रखिए कमेंट सेक्शन में, लेट्स हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोगों के क्या इस पे ओपिनियन है कि जो ये हिजाब बैन है या ये जो हो रहा है इसको कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपना ओपिनियन इस पर जरूर रखिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हमने क्वीन एलिजाबेथ के बारे में पहले देख रखे हैं, अब इनके जो फ्यूनरल से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, मे बी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम सारे देखेंगे, ठीक है। इनके बारे में, इनका इंडिया के साथ क्या था, कैसे क्या था, वो सारी चीज़ें हमने कुछ दिन पहले एक सेशन में देखी थी। आज के डेट में हम इनका फ्यूनरल के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग भी नोट कर लेना, क्लैट यूजी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एनएलएस सेट के जितने एस्पिरेंट्स हैं, इवन DU-LLB वालों में भी वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो थोड़ा इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वींस फ्यूनरल स्टार्टेड एट 11 AM एट वेस्टमिनिस्टर एबे एंड व्हेन द बॉडी वाज ब्रॉट फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर हॉल इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स वेयर इट हैड बीन लाइंग इन स्टेट फॉर 4 days, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो कॉफिन था क्वीन का, वो हॉर्स ड्रॉन गन कैरिज से हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लाया गया था, जिसको प्लेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर या वेस्टमिनिस्टर हॉल भी बोला जाता है। वहाँ पे ये 4 दिन था कि जो स्टेट के लोग हैं वो आके अपना जो है श्रद्धांजलि जो है वो दे सकें क्वीन के कॉफिन के साथ, क्वीन के कॉफिन को। फिर क्या हुआ वहाँ से जो है, उससे पहले वहाँ पे कैसे आया था, तो प्रायर टू दिस द कॉफिन वॉज ब्रॉट टू लंदन बकिंगम प्लेस फ्रॉम लंदन बालमोरल स्कॉटलैंड, ठीक है। बालमोरल स्कॉटलैंड से बकिंगम प्लेस लाया गया था, क्योंकि क्वीन का जो डेथ हुई थी ना वो स्कॉटलैंड वाले अपने मेंशन में हुई थी, तो वेयर शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96। तो ये आपने एक बेसिक चीज और जानी। इसके बाद क्वींस के हस्बैंड जो हैं, क्वीन के जो हस्बैंड हैं प्रिंस फिलिप ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, ही वॉज पास्ड अवे ऑन April 9, 2021। इनके जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो रॉयल वॉल्ट इन सेंट जॉर्ज चैपल में रखे गए थे। फॉलोइंग द क्वींस स्टेट फ्यूनरल ही विल बी ऑल्सो मूव्ड टू लाई बिसाइड क्वींस एलिजाबेथ II एंड हर फैमिली। देखो क्या हुआ है, क्वीन एलिजाबेथ II की फैमिली
और उनको सबको एक जगह पे जहाँ जहाँ पे उनके आपके रिमेन्स हैं वहीं पे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का भी जो कॉफिन है उसको रखा जाएगा। और आपके जो प्रिंस फिलिप था जिनका कॉफिन वहीं पे है लेकिन थोड़ा दूर है, उनको भी उनके पास लाके शिफ्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ हमने इतने में जान ली, ठीक है। आफ्टर लेइंग इन रेस्ट एट वेस्टमिनिस्टर हॉल फॉर 4 days, द क्वीन कॉफिन विल बी टेकन टू वेस्टमिनिस्टर एबे फॉर द स्टेट फ्यूनरल। वेस्टमिनिस्टर हॉल अभी हमने बताया पीछे पार्लियामेंट वाले को कहते हैं, वहां से वेस्टमिनिस्टर एबे में लाया जाएगा। अब क्या है वेस्टमिनिस्टर एबे? वेस्टमिनिस्टर एबे जो है ना ये कोरोनेशन चर्च है। 1066 से ये वहां पे एक फाइनल रेस्टिंग प्लेस है करीबन 17 मोनार्क्स का। सिंस 1066 nearly every British monarch except for the Edward V and Edward VIII has been crowned here. इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड कोरोनेशन वॉज द फर्स्ट टू बी टेलीवाइज फॉर द वर्ल्ड टू सी। तो ये भी एक नया पॉइंट आपने यहाँ पे देखा। इसके बाद वाई सेंट जॉर्ज चैपल ही, तो ये किंग एडवर्ड थर्ड के द्वारा 1475 में फाउंड किया गया था। सेंट जॉर्ज चैपल जो है ये बरियल प्लेस चूज किया गया है फॉर द रॉयल फैमिली इन द 19th century। द क्वीन विल बी बरीड इन द किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1969। इसी के अंदर ये जैसे होता है ना बड़ा है उसमें छोटे छोटे नाम रखे हुए हैं, तो क्वीन विल बी बरीड इन द किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल विच वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1969। शी विल बी, इसी के अंडर में है सब चीज। शी विल बी लेड टू रेस्ट अलॉन्ग साइड हर पेरेंट्स जॉर्ज 6, क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर, एज वेल एज द एशेज ऑफ हर सिस्टर प्रिंसेस मार्गरेट हु पास्ड अवे इन 2002। प्रिंस फिलिप मोर्टल रिमेन्स विल बी ऑल्सो मूव्ड हियर, ठीक है। What was special about क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड्स कॉफिन? तो मेड ऑफ इंग्लिश ओक, ठीक है। साथ ही साथ इसमें लेड की जो है चारों तरफ लाइनिंग करी गई है जिससे कि ये एयर टाइट हो जाए और अंदर जो है मॉइस्चर ना हो जाए, अंदर मॉइस्चर ना आए। लेड इज सेट टू कीप मॉइस्चर आउट बाय मेकिंग द कॉफिन एयर टाइट। द रॉयल सिंबल ऑन द क्वींस कॉफिन एंड व्हाट दे रिप्रेजेंट, तो वेस्टमिनिस्टर हॉल में हर कॉफिन रेस्ट ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म कॉल्ड कैटाफ्लॉग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा नाम है। हर क्लोज कॉफिन विल बी अडॉर्न्ड विद सेवरल इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड सिंबल, जिसमें क्या क्या होंगे? हर पर्सनल फ्लैग, ठीक है, रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग, ओरबेन स्केप्टर। ओरबेन स्पेक्टर क्या है? ये आपके रॉयल फैमिली के ज्वेल्स हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे सर ये कोहिनूर डायमंड कहाँ गया है? तो देखिए जो किंग चार्ल्स हैं इनकी वाइफ कैमिलिया, वो द क्वीन कंसॉर्ट विल वियर द क्राउन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ विच फीचर्स कोहिनूर डायमंड। जो कोहिनूर डायमंड वाला क्राउन है ना विच जिसमें कोहिनूर डायमंड था, इट विल गो टू कैमिलिया द क्वीन कंसोर्ट। द डायमंड वॉज गिवन टू क्वीन विक्टोरिया। अब ये डायमंड ब्रिटिश के पास कैसा आया था? अगर बाय द वे क्लैड जो है हिस्ट्री में चला जाए एंड सेट हिस्ट्री में चला जाए, तो ये देखिए क्वीन विक्टोरिया को मिला था जो उस समय ब्रिटिश एरा की क्वीन होती थी 1849 के दौरान। और क्यों मिला था? उस समय एक ट्रिटी ऑफ लाहौर हुई थी, तो ये ध्यान रखना कि ट्रिटी ऑफ लाहौर में कोहिनूर डायमंड जो है वो ब्रिटिशर्स के पास गया था। उससे पहली बार एंग्लो सिख वॉर 1849 में एंड पे आया था इस ट्रिटी ऑफ लाहौर से। एंग्लो, अगर आप इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, ब्रिटिशर्स को एंग्लो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंग्लो सिख वॉर 1849 में ट्रिटी ऑफ लाहौर से खत्म हुआ था। उसी में क्वीन विक्टोरिया को एज ए गिफ्ट की तरह आप कह सकते हो या फिर जबरदस्ती भी कह सकते हो, कोहिनूर डायमंड जो है उनके पास पहुंच गया था। भारत की तरफ से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो लंदन विजिट पे हैं 17 से 19 तक। ये स्टेट फ्यूनरल ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड को वहाँ पे अटेंड कर रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक चीज़ जो देखने को मिली कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं इनको गेस्ट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था, जिसमें बुलाया जा रहा था यूके के अंदर अलग अलग जगहों से लोगों को। तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पूरा अभी जो इनका कॉफिन था उससे रिलेटेड, फ्यूनरल से रिलेटेड पूरा जान लिया है। इससे पहले हमने इनका थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला पोर्शन जान लिया था कि कैसे ये थी, कब तक ये थी, क्या क्या हुआ था जिस दिन इनका मृत्यु का खबर आया था। इसके बाद अनफेयर टू फोर्स वुमेन टू चूज बिटवीन रिलीजन एंड एजुकेशन, बाइडेन वोज टू डिफेंड ताइवान एक्स बीजिंग, सीएम डिड नॉट कीप वर्ड, सुप्रीम कोर्ट पैनल मीट्स, थरो टू टेक ऑन गहलोत इन कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन, स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी के बारे में जाना। ये वाला आर्टिकल बहुत अच्छे से देखा हमने। कौन सा? ये वाला। क्या है ये आर्टिकल?
दिस इज इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।